वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बैठक लगी। फरीकैन ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। इजलास में पीटीआई ने हुकूमत से साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर डी चौक फायरिंग पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। इजलास में शिकवे शिकायतों के साथ साथ आइंदा हिकमत अमली पर भी गौर हुआ। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज 2 जनवरी से होगा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बैठक में बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। इजलास में पीटीआई ने हुकूमत से साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर डी चौक फायरिंग पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट में होने वाली हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी इजलास में शिकवे शिकायतों के साथ साथ आइंदा हिकमत अमली पर भी गौर हुआ। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि मीटिंग में हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। हम एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। आज इब्तदाई बातचीत हुई। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज 2 जनवरी को होगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। हम सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, वो हमारे मुतालबात पूरे करे। सियासी कैदियों की रिहाई बानी पीटीआई के बगैर नाकाबिले कबूल है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ, जिसमें हुकूमत के 7 और पीटीआई के 3 अरकान शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और फारूक सत्तार इजलास में मौजूद थे, जबकि चौधरी सालिक हुसैन शरीक ना हो सके और पीटीआई से उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हामिद खान और सलमान अकरम राजा इजलास में शरीक नहीं हो सके। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, हुकूमती और अपोजिशन लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ने मुस्बत तरीके से गुफ्तगू की और बहुत मुस्बत माहौल में गुफ्तगू हुई। आज कुछ माजी और कुछ हाल की बातें हुई। उनका कहना था कि माहौल अच्छा था और उम्मीद नजर आती है कि सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात से मुल्की मसाइल हल हों। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है, जबकि जमहूरियत और मईशत का इस्तेकाम मुल्क के लिए बेहतर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हमारी इब्तदाई मुलाकात थी। हमारी बाकायदा बातचीत 2 जनवरी से होगी। असद कैसर का मजीद कहना था, हमने बानी पीटीआई की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। इसके अलावा हमने दीगर तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मीटिंग में हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश किया जाएगा। 9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजाएं दी गई हैं। दुनिया भर में सजाएं मुल्की कवानीन के मुताबिक ही दी जाती हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई वाकयात का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा हुआ है। सजाएं होती रहेंगी, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा का कहना था, 9 मई वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई हैं। कोई नहीं कहता कि 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्विस हैं वो गुनाहगार नहीं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि मुज़ाकरात में भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद हासिल है। एस्टैब्लिशमेंट का पूरा रोल है, सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है, बानी पीटीआई आइन और कानून के बालादस्ती चाहते हैं। वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे रिहा करो। मजीद कहा कि हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करें। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो मालूम होगा कि हुकूमत की नीयत क्या है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर आगे नहीं चल सकता। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर के इख्तिताम के बाद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, दोनों अतराफ से खुले दिल के साथ बैठे, वो जो बात करना चाहते हैं हम भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा, दोनों फरीक़ैन एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई रास्ता निकालें।
ये नहीं हो सकता कि कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। अगर पीटीआई हमें चोर कहती थी तो हम भी माजी में बहुत कुछ कहते थे। नून लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि जब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था तब भी कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। हमारा आज भी मौक़िफ़ है, पॉलिटिकल डायलॉग ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने कहा, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से तमाम कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत की मईशत को तबाह करने की साजिश को भी नाकाम बनाएंगे। मजीद कहना था कि अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला होना था। हम ये पूछना चाहते हैं कि फैसले को क्यों मौखिर किया गया। उनका मजीद कहना था, हमें समझ नहीं आ रही कि यह फैसला कहाँ लिखा जा रहा है। यह बरियत का केस है और इसमें कुछ नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है, जिसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा देने का मंसूबा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से सवाल किया है कि क्या हम महंगी बिजली बनाने और सप्लाई करते रहेंगे। क्या कहा तो जाता था कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है, लेकिन अगर वो यहाँ सिंध आए तो हम दिखा सकते हैं कि लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई है। ये कितना बड़ा मजाक है कि इजाफी बिजली के दावों के बावजूद बिजली आवाम को नहीं मिल रही। मुतबादिल और माहौल दोस्त तवानाई, विंड, सोलर, हाइड्रो पावर जनरेशन के बजाय हम क्यों महंगी बिजली अपने लोगों को देने पर तुले हुए हैं। जाम शोरों में तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दुनिया में सबसे बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली है। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए जितना बड़ा खतरा है, शायद ये माजी में नहीं था। हाल ही में आने वाले सैलाब से इसकी मिसाल को समझा जा सकता है। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, माजी में हमारे बड़ों ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस को इस अंदाज में नहीं समझा जिस तरह समझा जाना चाहिए था। हमारे पहाड़ों पर मौजूद बर्फ पिघल जाएगी तो हमारी नई नस्लों के लिए खतरा ये होगा कि हम तारीखी सैलाबों का सामना करते रहेंगे। कोहे हिमालय जो हमें सदियों से दरियाए सिंध के जरिए पानी पहुंचा रहा है, वो पिघल जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा सामने खड़ा होगा। पाकिस्तान इस खतरे से निपटने और अदराक करने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, क्या हम महंगी बिजली बनाते और सप्लाई करते रहेंगे। कहा तो जाता है कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है, लेकिन अगर वो यहाँ सिंध आए तो हम दिखा सकते हैं कि लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। कितना बड़ा मजाक है कि इजाफी बिजली के दावों के बावजूद बिजली आवाम को नहीं मिल रही। मुतबादिल और माहौल दोस्त तवानाई, विंड, सोलर, हाइड्रो पावर जनरेशन के बजाय हम क्यों महंगी बिजली अपने लोगों को देने पर तुले हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारे आइन में तो लिखवा दिया गया कि बेहतर माहौल हर शहरी का बुनियादी इंसानी हक है, ताहम इस पर कोई काम नहीं किया गया। लेकिन हम कोशिश करेंगे साफ सुथरा माहौल ग्रीन पाकिस्तान बना सके। आज के दौर में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। हमारे आज और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल और वायबल इंटरनेट स्ट्रक्चर मुस्तकबिल है। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि शहीद बेनजीर भुट्टो के दौर में अवामी हुकूक के लिए की गई जिद्दोजहद में तलबा का मरकजी किरदार था, इसीलिए तलबा यूनियंस पर आज तक पाबंदी आयद है। ये लोग आपसे डरते हैं, हमें अपने डिजिटल हुकूक के लिए जिद्दोजहद करनी है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबू को इंटरनेट की समझ ही नहीं। ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, हमारा और आपका जीना हराम होगा। ये हमारा जमहूरी हक है, हम अपने जमहूरी हक के लिए लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगले इजलास में अपोजिशन तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की पहली नशिस्त हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मजीद कहना था कि असद कैसर ने आगाह किया, बाकी अरकान हंगामे इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों जानिब से इसे मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। दोनों तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। दोनों कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार किया और कहा कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का फोरम है। नून लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुतालिक फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार किया है। शहदा को खिराजे अकीदत पेश किया गया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है, मुज़ाकरात किसी एनआरओ के लिए नहीं, पाकिस्तान के मसाइल के लिए होंगे। हुकूमत नेक नियति से हाथ बढ़ाती रही है, मुज़ाकरात धोस धमकी से नहीं होंगे। तलाल चौधरी का कहना था, मुल्क के इस्तेकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात 190 मिलियन पाउंड की माफ़ी के लिए नहीं होंगे।
9 मई के मास्टरमाइंड को कैसे माफ़ी मिल सकती है? मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए माफ़ी मांगेंगे तो वक्त ही ज़ाया होगा। उनका कहना था कि धौंस और धमकी को दिमाग से निकालें और सियासी रवैया इख्तियार करें। पीटीआई वाले केपी में 13 साल मुसलसल हुकूमत के बावजूद कुछ ना कर सके। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम के ज़मीनी रास्ते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम और फ़िरका वराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि कुरम में क़याम अमन के लिए फ़िरका वराना मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 19वां इजलास हुआ। इजलास में सूबाई काबीना अरकान, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और इंतजामी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वज़ीर आला गंडापुर ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। लोग अमन चाहते हैं लेकिन बाज़ अनासिर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद कहा कि कुछ अनासिर मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियां बना रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का जवाज़ नहीं। वज़ीर आला ने मजीद कहा, हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं कि किसी भी मुसल्ला ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त दे। हुकूमत मुज़ाकरात और जिरगों के जरिए मसले का पुरअमन हल निकालने के लिए कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से जिला कुरम में FC तैनाती की दरख्वास्त कर दी है। पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अमली इकदाम का फैसला किया है। दस्तावेज में कहा गया है हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक पेशावर, कोहाट, बन्नू, DI खान, मालाकंड के लिए खुसूसी बम प्रूफ गाड़ियां खरीदने की ग्रांट जारी कर दी गई है। कबायली अजला समेत कर्क, बन्नू, लकी मरवा, टांक, DI खान और दीगर अजला के DPOs को भी बम प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। दस्तावेज में कहा गया है कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए भी बम प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाएगा। अमन व अमान को खराब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा और कुरम में तमाम बंकर्स और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार किया, जबकि पार्लियामेंट में कानून साजी के उमूर पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया और सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2024 को बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के लिए मुश्किल तरीन साल करार देते हुए कहा है पाकिस्तान कारोबार दोस्त मुल्क नहीं रहा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने इन तहफ़्फ़ुज़ात का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को लिखे अपने ख़त में किया। ख़त में कहा गया है कि हुकूमत रवैये को मजबूत करने के लिए फौरी और मज़ीद फैसला कुन इक़दामात करे। तफ़सीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2024 को बिजनेस कम्युनिटी और आवाम के लिए मुश्किल तरीन साल करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान कारोबार दोस्त मुल्क नहीं रहा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को लिखे गए अपने एक ख़त में किया। अपने ख़त में ताजिर बरादरी के फोरम ने लिखा कि साल 2024 में बिजली बिलों और शरह सूद ने बिजनेस कम्युनिटी को जकड़े रखा। IMF के एक और प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। हुकूमत रुपए को मजबूत करने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। रुपए की मजबूती के बगैर माली दबाव कम करने की कोशिशें बेअसर रहेंगी। 2024 में ज़राई महाज पर भी किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग अपनी पैदावारी लागत की वसूली से कासिर रहे। पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 16.5 मिलियन एकड़ का था, मगर सिर्फ 12 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की फसल की काश्त हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज़ के आगाज़ के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पहुंची। उन्होंने मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया।
होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के फेज 2 की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मैं एक माँ हूँ, क्या कभी कोई माँ कहेगी कि जला दो, मार दो, डंडे पकड़ लो? अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि हम 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, 60% स्कॉलरशिप्स हम लड़कियों को दे रहे हैं और पूरी कोशिश है कि अगले साल स्कॉलरशिप्स को 50,000 तक लेकर जाएं। अमीर का बच्चा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है तो मेहनती बच्चे भी उन्हीं इदारों में पढ़ सकते हैं। यह आपका हक था जो मैंने दिया। उनका मजीद कहना था कि आपका पैसा आपकी तालीम पर खर्च ना हुआ तो उस पैसे का क्या फ़ायदा? लोग कहते हैं कि ये कौन सा मरीम नवाज की जेब से जा रहा है, ये पैसा पहले हुकूमतों के पास भी था तो मेरे बच्चों के पास क्यों नहीं पहुंचा? आप अपनी फीस को छोड़कर अपनी तालीम पर तवज्जो दें। मरीम नवाज ने कहा कि माशी तौर पर कमज़ोर होना इंसान के हाथ में नहीं है। किसी वज़ीर आज़म का बेटा जब बड़े ओहदे पर पहुंचता है तो उसकी वजह सिर्फ तालीम है। बच्चों, तालीम हासिल करो और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचो। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का महफूज शुदा फैसला आज भी नहीं सुनाया जा सका। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया था। फैसला अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का 18 दिसंबर को महफूज किए जाने वाला फैसला आज सुनाया जाना था, जो मौखर कर दिया गया है। अब यह फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसला तो आज नहीं आएगा क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है। नई तारीख बाद में बताएंगे। 6 जनवरी 2024 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड्स के अलकादर ट्रस्ट रेफरेंस में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज समेत रेफरेंस के 6 शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी और मफरूर मुजरिम करार दे दिया था। अदालत की जानिब से मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज, मलिक फरद शहजादी, जियाउल इस्लाम शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी और मफरूर करार दे दिया गया था। सानिया 9 मई में मुलव्विस मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मुजरिमान की जेल मुंतकली का अमल जारी है। मिलिट्री कोर्ट की जानिब से 9 मई केसेस में सजा याफ्ता 11 मुजरिमान को सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जेल मुंतकिल होने वालों में इमरान महबूब, अली शाह, जान मोहम्मद, जियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान, फहीम हैदर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद आशिक खान और मोहम्मद बिलावल शामिल हैं। इससे कबल 25 में से 12 मुजरिमान को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया गया था और अब मजीद 11 को लाहौर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक सजा पाने वाले मुजरिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में शिबली फराज की 5 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने PTI के डी चौक एहतजाज के मामले पर दरख्वास्त पर जमानत पर समाअत की। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये मचलकों के एवज रहनुमा PTI शिबली फराज की अबूरी जमानतें 17 जनवरी तक मंजूर कर लीं। याद रहे, शिबली फराज के खिलाफ थाना मारगला, थाना तरनौल, थाना आपपारा और थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार आमिर मुगल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और उनके इलेक्शन पटिशन की हद तक ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक PTI के उम्मीदवार शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। आमिर मुगल के वकील फैसल फरीद चौधरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हल्का NH 46 से मुतालिक भी कार्रवाई से रोक दिया और फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। केस की आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक केस 24 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर रखा है। खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने 25 दिसंबर को यौम कायद-ए-आज़म की मुनासबत से आम तातील का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से भी 25 दिसंबर को यौम कायद-ए-आज़म और क्रिसमस के मौके पर आम तातील का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है, बैंक दौलत पाकिस्तान 25 दिसंबर 2024 बरोज़ बुध को यौम कायद-ए-आज़म और क्रिसमस के मौके पर आम तातील की वजह से हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक बंद रहेगा। मरकजी बैंक के तातील के ऐलान की वजह से दीगर बैंक और मालियाती इदारे भी 25 दिसंबर को बंद रहेंगे।
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड, वादी काखान के बलाई पहाड़ों में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद वादी शोगरान के हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। मुल्क भर के सयाह बर्फ में लिपटी वादी का नज़ारा करने शोगरा पहुंचना शुरू हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक, गार्डन टाउन, जेल रोड के अतराफ में बादल बरसे। बारिश के बाद लाहौर में सर्दी मजीद बढ़ गई। लेह में पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू -11, गोपस में -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित, दीर -8, स्तोर -7, कल्लात, बगरोट -6, कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद सर्दी में शिद्दत की पेशनगोई कर दी। महकमा मौसमा की तातीलात के आगाज के साथ ही मुल्क भर से आए हुए सयाहों ने मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठाना शुरू कर दिया है। मरी की बुलंदोबाला पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होते ही सयाह होटलों के कमरों से बाहर निकल आए और खूबसूरत मनाजिर और बर्फपोश पहाड़ों को देखकर खुश होते रहे। मरी की मारूफ सड़कों पर सयाह बर्फ के साथ खेलते और तस्वीर बनवाते रहे, जबकि मुख्तलिफ होटलों के बाहर सयाहों का हुजूम, तमाम मकामात पर सयाहों का रश दिखाई दे रहा है। बर्फबारी की वजह से मरी का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और ये इलाके सयाहों के लिए एक जन्नत बन गए हैं। सयाहों का कहना है कि मरी में बर्फबारी का मंजर बेहद दिलकश और दिल को सुकून देने वाला है। वो इस मौसम सरमा की तातीलात का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बर्फबारी न सिर्फ मरी की खूबसूरती को निखार देती है, बल्कि यहाँ के कारोबार को भी नया हौसला देती है। और यहाँ आपको एक दिलचस्प खबर से आगाह करते चलें। मंडी बहाउद्दीन के एक चक 45 में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की नोटों की बारिश कर दी गई। शादी में हवाई जहाज से एक गांव पर फूलों के साथ साथ नोट भी बरसाए गए। ओवरसीज पाकिस्तानी दुल्हा के दोस्त मुल्की और गैर मुल्की नोट निछावर करते रहे। दुल्हा ओवरसीज पाकिस्तानी है जो शादी के लिए पाकिस्तान आया है। फजा में हर तरफ करेंसी नोट उड़ते दिखाई दिए। लोग नोट समेटने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। दुल्हा के दोस्तों ने जहाज से लाखों रुपए के करेंसी नोट निछावर किए। शादी मुबारक के तहनियती पैम्फलेट भी जहाज से गिराए गए। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन के चक 45 में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की नोटों की बारिश कर दी गई है। टिकटॉक ऐप पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले मारूफ सेनेगाली टिकटॉकर खाबे लेम ने उम्रे की सादत हासिल कर ली है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मारूफ यूट्यूबर खाबे लेम ने बैतुल्लाह से तस्वीर और वीडियोस शेयर करते हुए अपने मद्दाहों को अपनी खुशी में शामिल किया है। हाफिज़ कुरान यूट्यूबर ने हाल ही में इंस्टा पोस्ट शेयर की है, जिसके मुताबिक उन्हें उम्रे की सादत नसीब हो गई है। तस्वीर में उन्हें खाने काबा के सामने एहराम में मलबूस देखा जा सकता है। उम्रे की सादत हासिल होने पर उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। खाबे लेम ने इंस्टा पोस्ट के कैप्शन में लिखा, मैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहता हूँ। खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है, बिलखुसूस उसने मुझे आगे बढ़ने और अपने ख्वाबों पर यकीन करने की ताकत अता की है। उन्होंने मजीद लिखा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। जब सब कुछ नामुमकिन नज़र आता था तो ये मेरा ईमान था जिसने मुझे साबित कदम रखा। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू ही मेरी वाहिद उम्मीद है। नामवर कवाल अमजद साबरी की 48वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। अमजद साबरी को रमजानुल मुबारक में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। अमजद साबरी को उनकी बेमिसाल खिदमात पर 2018 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। मजीद जानते हैं सैयदा मोमिना अशरफ की इस रिपोर्ट में। मारूफ कवाल अमजद साबरी की यादें आज भी जिंदा। अमजद साबरी के मद्दा आज इनकी 48वीं सालगिरह मना रहे हैं। सूफियाना कलाम और मोहब्बत भरा अंदाज अमजद साबरी की लाजवाल शख्सियत की याद अभी तक दिलों में ताज़ा है। मशहूर कवाल घराने में आंखें खोलने वाले अमजद साबरी मारूफ कवाल साबरी घराने से ताल्लुक रखते थे और गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे थे। अमजद साबरी ने वालिद और चचा से तरबियत हासिल करते हुए महज 8 साल की उम्र में गायकी का आगाज किया। अमजद साबरी ने न सिर्फ पाकिस्तान में कवालियों को जला बख्शी बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। अमजद साबरी की बेमिसाल खिदमात पर इन्हें मुतादिद अवार्ड्स के साथ सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। इनके पढ़े जाने वाले मशहूर कलाम में सरे ला मकान से तलब हुई, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, जिसने मदीने जाना है कर लो तैयारियां बहुत मशहूर हुए। 8 साल कबल रमजानुल मुबारक में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन वो आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं।
24 साल गुजर गए मगर मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ आज भी दिलों में बस चुकी है। गुलकारी और अदाकारी में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाने वाली नूरजहां ने 10,000 से जायद गाने गाए। उनके मिलनी नगमे और फिल्मी परफॉर्मेंस आज भी कौम की मोहब्बत और जज्बे का निशान है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। मलिका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 साल बीत गए मगर उनके गाए हुए गीत और मिली नगमे आज भी दिलों में जिंदा हैं। 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा होने वाली अल्लाह रखी वसाई को उनकी सुरीली आवाज ने अमर कर दिया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की शागिर्दी में मौसीकी के असरार सीखने वाली नूरजहां ने बचपन में ही गुलकारी और अदाकारी का आगाज किया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरे सगीर की फिल्म इंडस्ट्री को अपनी सुरीली आवाज और अदाकारी से चार चांद लगा दिए। पाक भारत जंग 1965 के दौरान नूरजहां के मिली नगमों ने कौम और फौज के हौसले बुलंद किए। अदाकारी हो या गुलकारी, नूरजहां का अंदाज शानदार, मुनफरिद और हर देखने वाले की पसंद का हिस्सा रहा। उनकी आवाज जंग के मैदान में गूंज बनकर जज्बा हुब्बुल वतनी की अलामत बन गई। नूरजहां ने 10,000 से जायद गानों में अपनी आवाज का जादू जगाया। नूरजहां की अदाकारी और गुलकारी के अलावा प्रोडक्शन और डायरेक्शन के मैदान में भी शानदार खिदमत रही। जीनत, अनारकली, इंतजार और मिर्जा साहिबान जैसी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस आज भी यादगार है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी फनी खिदमत के एतराफ में तमगा इम्तियाज, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज जैसे एजाजात से नवाजा। 23 दिसंबर 2000 को ये अजीम फनकारा इस दुनिया से रुखसत हुई, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। खेलों के मैदान से खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट के लिए पिक ऑर्डर का ऐलान कर दिया गया। तमाम टीम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ी मुंतखब करने के लिए पिक ऑर्डर जारी कर दिया गया। ड्राफ्ट का इनेकाद 11 जनवरी को गवादर में होगा। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट के लिए पिक ऑर्डर का ऐलान कर दिया गया है और तमाम टीम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ी मुंतखब करने के लिए पिक ऑर्डर जारी कर दिया गया है और ड्राफ्ट का इनेकाद 11 जनवरी को गवादर में किया जाएगा। खेल के मैदान से अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट के लिए पिक ऑर्डर का ऐलान कर दिया गया। तमाम टीम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ी मुंतखब करने के लिए पिक ऑर्डर जारी किया है। ड्राफ्ट का इनेकाद 11 जनवरी को गवादर में किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर के हवाले से। अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट के लिए पिक ऑर्डर का ऐलान कर दिया गया है। तमाम टीम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ी मुंतखब करने के लिए पिक ऑर्डर जारी किया है। ड्राफ्ट का इनेकाद 11 जनवरी को गवादर में होगा। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर सामने आई है खेल के मैदान से और पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट के लिए पिक ऑर्डर का ऐलान कर दिया गया है। आप ये ड्राफ्ट अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं और ड्राफ्ट के मुताबिक जो है वो पिक ऑर्डर का ऐलान कर दिया गया है। तमाम टीम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ी मुंतखब करने के लिए पिक ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ड्राफ्ट का इनेकाद 11 जनवरी को गवादर में होगा। तफसीलात जानते हैं उसामा कज़ाफी से जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। उसामा कज़ाफी, आगाह कीजिएगा इस ड्राफ्ट के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए ड्राफ्ट का ऐलान कर दिया गया है और ड्राफ्ट में कौन सी टीम कौन सी कैटेगरी में खिलाड़ी मुंतखब करेगी इसका फैसला कर दिया गया है। पहली जो पिक होगी प्लेटिनियम कैटेगरी की वो लाहौर कलंदर को दी गई है। गुज़िश्ता PSL में भी लाहौर कलंदर के नाम ही प्लेटिनियम की पहली पिक रही थी और इसका मतलब है कि लाहौर कलंदर अपने तीनों मेन प्लेयर्स फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को रिटेन करने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल तरतीब अपनी पहली प्लेटिनियम पिक मुंतखब करेंगे। ड्राफ्ट के दौरान 3 प्लेटिनियम पिक्स, 3 डायमंड पिक्स, 3 गोल्ड पिक्स, 5 सिल्वर पिक्स, 2 इमर्जिंग पिक्स और 4 सप्लीमेंट्री पिक्स की जाएंगी और तमाम टीमें 20-20 खिलाड़ियों को मुंतखब करेंगी। ड्राफ्ट का इनेकाद 11 जनवरी को गवादर में किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उसामा कज़ाफी, आपने अपडेट किया। खबर है कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर नई तारीख रकम कर दी है। मेज़बान मुल्क को पहली मरतबा वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 36 रन से शिकस्त देकर तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 308 रन का हदफ दिया। साइम अयूब ने एक बार फिर शानदार इनिंग खेली। 91 गेंदों पर 101 रन बनाए। उन्होंने 2 छक्कों और 13 चौकों की मदद से सेंचुरी मुकम्मल की।
ये जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी जबकि उनके करियर की तीसरी सेंचुरी है। मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम 52 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज।